नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। भारतीय मानक ब्यूरो ने ई कॉमर्स स्वशासन के सिद्धांत और दिशा निर्देश पर वर्किंग ड्राफ्ट जारी किया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई। वाणिज्य विभाग ने डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन DIA योजना शुरू की। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया। विश्व आर्थिक मंच WEF ने महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल में अंतराल को समाप्त करने के लिए ब्लूप्रिंट रिपोर्ट जारी की। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन UNFAO ने कृषि खाद्य प्रणालियों में संधारणीय नाइट्रोजन प्रबंधन पर रिपोर्ट जारी की। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। भारतीय मानक ब्यूरो ने ई कॉमर्स स्वशासन के सिद्धांत और दिशा निर्देश पर वर्किंग ड्राफ्ट जारी किया। इस ड्राफ्ट में ई कॉमर्स स्वशासन के लिए सिद्धांतों और दिशा निर्देशों का एक संपूर्ण सेट प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य नैतिक व जिम्मेदार ई कॉमर्स इकोसिस्टम्स का समर्थन करना है। चलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझते हैं। ड्राफ्ट में ई कॉमर्स लेन देन के सिद्धांतों को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। ये चरण है लेन देन से पहले के सिद्धांत, अनुबंध निर्माण के सिद्धांत और लेन देन के बाद के सिद्धांत। आइए इन पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पहला है लेन देन से पहले के सिद्धांत यानी प्री ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल्स। ई कॉमर्स इकाई को विक्रेताओं के व्यवसायिक स्थान, प्रबंधन में शामिल मुख्य व्यक्ति, वित्तीय जानकारी जैसे विवरणों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रासंगिक जानकारी को सार्वजनिक करना यानी डिस्क्लोजर अनिवार्य है। इसमें उत्पाद या सेवा का विवरण, अंतिम उपभोक्ता मूल्य, रद्द करने या विनिमय, वापसी संबंधी नीतियां, सुरक्षा चेतावनी, विक्रेता का विवरण, उत्पाद का मूल्य देश यानी कंट्री ऑफ ओरिजिन जैसी जानकारियां शामिल हैं। दूसरा है अनुबंध निर्माण के सिद्धांत यानी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन प्रिंसिपल्स। ई कॉमर्स इकाई को उपभोक्ता की स्पष्ट और सूचित सहमति रिकॉर्ड करनी चाहिए। यह सहमति पहले से टिक किए गए चेकबॉक्स के रूप में नहीं होनी चाहिए। उपभोक्ता द्वारा अंतिम भुगतान से पहले लेन देन की समीक्षा का विकल्प उपलब्ध कराना चाहिए। साथ ही रद्द करने, उत्पाद वापसी एवं रिफंड के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया और नीतियां होनी चाहिए। इसमें शुल्क और समय सीमा का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। सभी लेन देनों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना चाहिए। साथ ही एन्क्रिप्शन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसी सुरक्षित भुगतान प्रणालियों का उपयोग करना चाहिए। और फिर है लेन देन के बाद के सिद्धांत यानी पोस्ट ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल्स। उत्पाद वापसी, एक्सचेंज, रिफंड या विवाद समाधान प्रक्रिया को आसान एवं उपभोक्ता अनुकूल बनाना चाहिए। इसमें संपर्क के लिए सिंगल पॉइंट टोल फ्री नंबर, समाधान में लगने वाले समय का उल्लेख, शिकायत निवारण अधिकारी आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। अब सामान्य सिद्धांतों को समझें तो प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री पर रोक होनी चाहिए तथा इसके लिए निगरानी तंत्र स्थापित करना चाहिए। साथ ही विक्रेता की पृष्ठभूमि की जांच की जानी चाहिए। निष्पक्ष व्यवसाय पद्धतियों का पालन करना चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार ना हो और पैकेजिंग मानदंडों का पालन हो। साथ ही नकली उत्पादों की बिक्री से बचने के लिए उचित प्रावधान होने चाहिए। इतना ही नहीं, बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया होनी चाहिए। खबर के अंत में भारत में ई कॉमर्स क्षेत्र के बारे में भी समझ लेते हैं। इसके विकास की संभावनाएं देखें तो 2030 तक 325 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2023 में ई कॉमर्स ने $60 बिलियन के सकल व्यापार मूल्य GMV को पार कर लिया था। यह पिछले वर्ष की तुलना में 22% की वृद्धि को दर्शाता है। नीतिगत समर्थन को समझें तो B2B ई कॉमर्स में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति दी गई है। ई कॉमर्स के मार्केट प्लेस मॉडल में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति दी गई है। इसके अलावा सरकार का लक्ष्य 2030 तक ई कॉमर्स निर्यात को $200 से $300 बिलियन तक पहुंचाना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBPP योजना विकसित भारत 2047 के विजन और महिला विकास से महिला के नेतृत्व वाले विकास की ओर वैश्विक बदलाव के अनुरूप है। चलिए सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में समझते हैं। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल है। बाद में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी इसमें भागीदार के रूप में शामिल हो गए थे। साथ ही यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे मिशन शक्ति की संबल योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। मिशन शक्ति का उद्देश्य मिशन मोड के तहत महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हस्तक्षेपों को मजबूत करना है। इसकी 2 उपयोजनाएं हैं, संबल और सामर्थ्य। इसके उद्देश्यों को देखें तो जन्म के समय लिंगानुपात SRB में प्रतिवर्ष 2 अंकों का सुधार करना,
संस्थागत प्रसव के प्रतिशत में सुधार करना तथा इसे 95% या उससे अधिक के स्तर पर बनाए रखना, प्रतिवर्ष माध्यमिक शिक्षा स्तर के तहत नामांकन में 1% की वृद्धि करना तथा बालिकाओं या महिलाओं का कौशल विकास करना। इतना ही नहीं, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर को रोकना, सेफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट MHM के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आपको बता दें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ आंतरण DBT या पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वाणिज्य विभाग ने डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन DIA योजना शुरू की। इस योजना के लक्ष्यों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम MSME हीरा निर्यातकों को समर्थन देना, रोजगार सृजन करना, घरेलू उद्योग की सुरक्षा करना और भारत के हीरा क्षेत्र में व्यापार को आसान बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना शामिल है। चलिए सबसे पहले डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना के बारे में समझते हैं। इसे विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत पेश किया गया है। इसका उद्देश्य नेचुरल कट और पॉलिश किए गए हीरो के शुल्क मुक्त आयात के लिए सुव्यवस्थित तंत्र प्रदान करना है। चलिए अब इस योजना की मुख्य विशेषताएं जानते हैं। यह योजना 1/4 कैरेट यानी 25 सेंट से कम वजन के नेचुरल कट और पॉलिश किए गए हीरो के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देती है। इसमें 10% मूल्य संवर्धन के साथ निर्यात दायित्व को अनिवार्य किया गया है। इसमें ऐसे सभी हीरा निर्यातक शामिल होंगे जिनके पास 2 सितारा एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा या उससे ऊपर का दर्जा होगा, साथ ही जिनका प्रतिवर्ष 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात हो। आपको बता देंगे, योजना प्रयोगशाला में तैयार किए गए हीरो LGDs पर लागू नहीं होगी। करों से छूट देखें तो मूल सीमा शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, शिक्षा उपचार, एंटी डंपिंग शुल्क, प्रतिपूरक शुल्क आदि शामिल हैं। वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल के तहत महत्वपूर्ण आंकड़े भी जान लेते हैं। भारत पॉलिश किए हुए हीरो का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत मात्रा के हिसाब से विश्व के लगभग 90% कच्चे हीरो की प्रोसेसिंग करता है। मूल्य के हिसाब से वैश्विक हीरा निर्यात में भारत का योगदान 33% है। हालिया दिनों में हीरा उद्योग अनेक वैश्विक और आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसके कारण निर्यात में भारी गिरावट आई है और कामगारों की नौकरियां चली गई हैं। ऐसे में अब हीरा उद्योग के समक्ष आई चुनौतियों के बारे में भी जान लेते हैं। वैश्विक चुनौतियों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूरोप में पॉलिश किए गए हीरो की मांग में भारी गिरावट आई है। साथ ही उपभोक्ताओं की प्राथमिकता प्रयोगशाला में तैयार किए गए हीरो की ओर बढ़ी है। वहीं आंतरिक चुनौतियों को देखें तो पॉलिश किए गए हीरो का बड़ा स्टॉक नहीं बिका है, परिचालन लागत बढ़ी है, वैश्विक हीरा व्यापार में मार्जिन कम है, भारत में उच्च कॉर्पोरेट कर व्यवस्था और बैंकों से कम ऋण भी एक समस्या है। खबर के अंत में आगे की राह भी समझ लेते हैं। हीरो के व्यापार के संवर्धन के लिए उपाय किए जाने चाहिए। इन उपायों में कट और पॉलिश किए गए हीरो के निर्यातकों के लिए निर्यात ऋण अवधि का विस्तार, विदेशी कच्चा हीरा विक्रेताओं को कॉर्पोरेट कर से छूट, प्रयोगशाला में विकसित हीरा उद्योग का उचित विनियमन शामिल है। इसी के साथ बात करते हैं अगली मुख्य खबर की। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करना है। इस सम्मेलन का आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय MOTA और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय MOH&FW द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत किया गया है। सबसे पहले जनजातियों के लिए स्वास्थ्य सेवा से जुड़े मुद्दे जानते हैं। पहला है भौगोलिक दूरी। उदाहरण के लिए पहाड़ी इलाकों व घने जंगलों में निवास के कारण वहां स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करना और उनका रखरखाव करना कठिन हो जाता है। दूसरा है अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। उदाहरण के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य पेशेवरों की सीमित पहुंच के कारण निदान में देरी होती है, अनुचित उपचार की समस्या सामने आती है आदि। तीसरा है भाषा संबंधी बाधाएं। उदाहरण के लिए देशी भाषाओं में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तक सीमित पहुंच के कारण तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने में बाधा आती है। और आखिरी है सांस्कृतिक संवेदनशीलता और पारंपरिक प्रथाएं। उदाहरण के लिए जनजातियों की स्वदेशी उपचार पद्धतियों को स्वीकार करने और एकीकृत करने में विफलता के कारण प्राय जनजातीय आबादी के बीच अविश्वास एवं अनिच्छा उत्पन्न होते हैं। अब उठाए जाने वाले कदम भी जान लेते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक रोड मैप का विकास किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए टेलीमेडिसिन, मोबाइल मेडिकल यूनिट का उपयोग करना आदि। सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और समावेशी स्वास्थ्य देखभाल मॉडल्स को बढ़ावा देना चाहिए। ये मॉडल्स जनजातियों की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों एवं मान्यताओं का सम्मान कर सकते हैं और उन्हें मुख्य धारा की स्वास्थ्य देखभाल में शामिल कर सकते हैं। लक्षित हस्तक्षेप अपनाने चाहिए।
कुपोषण, प्रजनन स्वास्थ्य और पारंपरिक खाद्य प्रथाओं पर ध्यान देते हुए दुर्लभ बीमारियों, व्यसन एवं मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रबंधन के लिए लक्षित हस्तक्षेप किए जाने चाहिए। जनजातीय स्वास्थ्य के संबंध में किए जाने वाला सुधार, जनजातीय संस्कृति के लिए सम्मान, जनजातीय समुदायों के लिए प्रासंगिकता, सीखने और विनिमय की दो तरफा प्रक्रिया के बीच पारस्परिकता तथा सक्रिय सशक्तिकरण के माध्यम से जिम्मेदारी द्वारा निर्देशित होने चाहिए। विश्व आर्थिक मंच WEF ने महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल में अंतराल को समाप्त करने के लिए ब्लूप्रिंट रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच WEF और मैकेंजी हेल्थ इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। इस रिपोर्ट में पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल में मौजूद अंतर को समाप्त करने की आर्थिक और सामाजिक क्षमताओं को रेखांकित किया गया है। चलिए खबर की शुरुआत में रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अपने जीवन का 25% अधिक समय खराब सेहत के साथ बिताना पड़ता है। महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल में अंतर के लिए उत्तरदायी 9 चुनिंदा कारक हैं। ये कारक जीवन काल यानी लाइफ स्पैन और स्वास्थ्य काल यानी हेल्थ स्पैन को प्रभावित करते हैं। जीवन काल को प्रभावित करने वाले कारकों में सर्वाइकल और स्तन कैंसर, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप से जुड़ी समस्याएं यानी मैटरनल हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स और डिलीवरी के बाद होने वाला अत्यधिक रक्तस्राव आदि शामिल है। स्वास्थ्य काल को प्रभावित करने वाले कारकों में मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, PMS, माइग्रेन आदि शामिल है। अब स्वास्थ्य देखभाल के अंतर को दूर करने से होने वाले लाभ भी जान लेते हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच स्वास्थ्य देखभाल में अंतर को दूर करने के कुछ लाभ हैं, जैसे कि 2040 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में $1 ट्रिलियन की वार्षिक वृद्धि हो सकती है। प्रतिवर्ष 75 मिलियन दिव्यांगता समायोजित जीवन वर्षों DALYs की भरपाई की जा सकती है। DALY समग्र बीमारी के बोझ को मापने का एक मानदंड है। यह उन वर्षों की संख्या को दर्शाता है जो खराब सेहत, दिव्यांगता या समय से पहले मृत्यु के कारण लुप्त हो गए हैं। आगे बढ़ते हुए विभिन्न मापदंडों से संबंधित समस्याएं भी जान लेते हैं। पहली है डेटा में विसंगतियां। विशेष रूप से कमाए वाले देशों में डेटा में विसंगतियों के कारण महिलाओं के स्वास्थ्य का सटीक अनुमान लगाने में समस्या आती है। दूसरी है महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशिष्ट शोध का अभाव और कम फंडिंग, जैसे दूसरे X क्रोमोसोम यानी सेकंड X क्रोमोसोम के अध्ययन पर अधिक स्टडी नहीं होना, हार्मोनल स्वास्थ्य समस्याओं पर अधिक ध्यान नहीं देना आदि। तीसरी है स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में असमानताएं। पुरुषों और महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के बीच 1/3 से अधिक अंतर की मुख्य वजह दोनों के लिए देखभाल सेवाओं की उपलब्धता में मौजूद असमानता है। सांस्कृतिक बाधाएं देखें तो निम्न सामाजिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि वाली महिलाएं शर्म और हीन भावना के कारण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का लाभ उठाने से बचती हैं। और आखिरी है निवेश की कमी। महिला विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं तथा इनके निदान एवं इलाज पर सेवाओं की मांग यानी मार्केट पर अधिक डेटा मौजूद नहीं है। इसी वजह से दवा कंपनियां इनमें अधिक निवेश करने से बचती हैं। बेहतर जानकारी के लिए एक नजर सिफारिशों पर भी डाल लेते हैं। पहली है महिलाओं की गिनती करना यानी काउंट विमेन। पुरुषों और महिलाओं पर अलग अलग डेटा प्रकाशित करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में मौजूद अंतर को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा। दूसरी है महिलाओं पर अध्ययन यानी स्टडी विमेन। विविध और विकेंद्रीकृत क्लिनिकल परीक्षणों के लिए फंडिंग बढ़ानी चाहिए तथा उनकी सुलभता सुनिश्चित करनी चाहिए। महिलाओं की देखभाल यानी केयर फॉर विमेन को देखें तो महिलाओं से संबंधित विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं पर पर्याप्त और साक्ष्य आधारित क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस यानी CPGs लागू करनी चाहिए। इसके अलावा है सभी महिलाओं को शामिल करना। जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को महिला विशिष्ट विकारों के लिए उचित देखभाल तथा अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का लाभ उठाने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। और आखिरी है महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में निवेश बढ़ाना। सार्वजनिक, निजी और सामाजिक क्षेत्रों के बीच समन्वित, सहयोगात्मक एवं परिवर्तनकारी निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। अब आगे की राह भी जान लेते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक प्रणालियां महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर नई बनाई गई हैं। इसके लिए सार्वजनिक, निजी और सामाजिक क्षेत्रों के हितधारकों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि पुरुषों एवं महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में मौजूद भेदभाव को दूर किया जा सके। इससे महिलाओं को पूर्ण और स्वस्थ जीवन जीने का अवसर मिलेगा, साथ ही यह वैश्विक उत्पादकता में भी बढ़ोतरी करेगा। बात करते हैं अंतिम मुख्य खबर की। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन UNFAO ने कृषि खाद्य प्रणालियों में संधारणीय नाइट्रोजन प्रबंधन पर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कृषि में नाइट्रोजन के उपयोग और इसकी वजह से कृषि खाद्य प्रणालियों में उत्पन्न चुनौतियों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। साथ ही इसमें नाइट्रोजन के संधारणीय उपयोग के लिए कुछ सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं।
सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है नाइट्रोजन चक्र में परिवर्तन। वर्तमान में मनुष्य कृषि और औद्योगिक गतिविधियों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष पृथ्वी की भूसतह में लगभग 150 टेराग्राम यानी टीजी अभिक्रियाशील नाइट्रोजन निर्मुक्त करता है। जलवायु परिवर्तन के कारण यह मात्रा साल 2100 तक बढ़कर 600 टेराग्राम प्रति वर्ष हो सकती है। इससे पर्यावरण में नाइट्रोजन हानि यानी नाइट्रोजन लॉस बढ़ जाएगी। नाइट्रोजन हानि कुछ रूपों में होती है। अमोनिया यानी NH3 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx का उत्सर्जन होता है, जो वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। साथ ही नाइट्रस ऑक्साइड N2O का उत्सर्जन होता है, जो कि एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस GHG है। और नाइट्रेट्स NO3 नेगेटिव का मृदा और जल स्रोतों में रिसाव बढ़ता है, जो यूट्रिफिकेशन और अम्लीकरण का कारण बनता है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है। कृषि खाद्य प्रणालियों की भूमिका मानव जनित नाइट्रोजन उत्सर्जन में पशुधन क्षेत्र के 1/3 हिस्सेदारी है। इसमें सिंथेटिक उर्वरक, भूमि उपयोग में बदलाव और गोबर से उत्सर्जन नाइट्रोजन प्रदूषण के मुख्य कारण है। अब नाइट्रोजन के उपयोग का दोहरा प्रभाव भी जान लेते हैं। कृषि में नाइट्रोजन का संतुलित उपयोग मृदा के क्षरण को रोकता है, पोषक तत्वों की कमी की भरपाई करता है, साथ ही फसल की पैदावार में भी वृद्धि होती है। इसके अत्यधिक उपयोग से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, वायु और जल की गुणवत्ता खराब होती है तथा समताप मंडल में ओजोन परत यानी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन का क्षरण होता है। अगर संधारणीय नाइट्रोजन प्रबंधन यानी सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट को देखें तो इसका उद्देश्य बाहर से नाइट्रोजन के उपयोग को रोकना, वातावरण में नाइट्रोजन हानि को कम करना तथा उत्पादन प्रणाली के भीतर नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग को बढ़ाना है। खबर के अंत में रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें भी जान लेते हैं। पहला है नाइट्रोजन उपयोग दक्षता यानी नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी NUE बढ़ाना। यह अंतिम उत्पादन में प्राप्त नाइट्रोजन की मात्रा और इनपुट के रूप में उपयोग किए गए कुल नाइट्रोजन का अनुपात है। NUE को बढ़ाने में कुछ अहम उपाय शामिल हैं, जैसे कि उन्नत उर्वरक रणनीतियों को अपनाना, गोबर से होने वाले नाइट्रोजन उत्सर्जन को कम करना, पशुधन प्रणाली को फसल उत्पादन के साथ एकीकृत करना आदि। इतना ही नहीं, फसल चक्र में सोयाबीन, अल्फा जैसी फलीदार फसलों की खेती के जरिए जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं निर्धारित करनी चाहिए। चलिए बढ़ते हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे रासबिहारी बोस की। 21 जनवरी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत रासबिहारी बोस की पुण्यतिथि मनाई गई। रासबिहारी बोस का जन्म बर्धमान जिले बंगाल में हुआ था। वे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे। उन्होंने अलीपुर बम कांड के कारण बंगाल छोड़ दिया था। उनके प्रमुख योगदानों को देखें तो वे क्रांतिकारियों के युगांतर समूह के सक्रिय सदस्य थे। वे दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 में शामिल थे। इस मामले में उन्होंने वायसरॉय लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग पर बम से हमला किया था। उन्होंने टोक्यो में 1942 में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। साथ ही उन्होंने गदर आंदोलन और आजाद हिंद फौज यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हालिया अध्ययनों से पता चला है कि आर्कटिक बोरियल क्षेत्र ABZ का 34% हिस्सा अब कार्बन सिंक की बजाय कार्बन उत्सर्जन का स्रोत बन गया है। इस बदलाव के मुख्य कारण उत्तरी अक्षांशों में रीजनल हॉटस्पॉट्स का बढ़ना, परमाफ्रॉस्ट का पिघलना और वनाग्नि की बढ़ती संख्या है। एक हालिया शोध के अनुसार कृषि में नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से फूलों की संख्या में 5 गुना कमी आती है। साथ ही परागणक कीटों जैसे मधुमक्खी की संख्या भी आधी रह जाती है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL ने 120 सेकंड के लिए एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कॉम्बस्टर ग्राउंड टेस्ट का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। हैदराबाद में स्थित DRDL रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की इकाई है। प्रधानमंत्री ने मिशन SCOT की सफलता के लिए दिगंतारा टीम को बधाई दी। SCOT से आशय है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। यह अंतरिक्ष में ऑब्जेक्ट्स पर नजर रखकर इनकी मैपिंग करेगा। महाराष्ट्र कृषि विभाग ने पाया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के तहत दायर किए गए कम से कम 4.14 लाख फसल बीमा क्लेम फर्जी हैं। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों में कलारीपयट्टू को प्रदर्शन हेतु इवेंट्स की सूची में शामिल कर लिया गया है। इसे प्रतियोगिता वर्ग से हटा दिया गया है। ये केरल में विकसित हुआ था। ये सबसे प्राचीन मार्शल परंपराओं में से एक है जिसका इतिहास संगम काल से जुड़ा है। नए शोध से ये साक्ष्य मिला है कि प्रारंभिक मानव के महत्वपूर्ण पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस बहुत कम या बिल्कुल भी मांस नहीं खाते थे। वे वनस्पति आधारित आहार पर निर्भर रहते थे। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।